नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 40 ऐसे टर्म्स जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। तो अगर आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या फिर आप ट्रेडर या इन्वेस्टर हो और आपको जो है स्टॉक मार्केट को एक डेप्थ में समझना है, एक अच्छे तरीके से समझना है, तो ये 40 टर्म्स का पहले पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो के अंदर ये सारे टर्म्स हम विद एग्जांपल आपको समझाने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाए, साथ में आपको स्टॉक मार्केट इन डेप्थ पता चल जाए। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स जैसे आप देख सकते हो, लिक्विडिटी आपने सुना होगा लिक्विडिटी, लेकिन आज आप समझने वाले हो लिक्विडिटी एक्चुअल में होती क्या है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ये चीज़ सुनोगे ना, तो आपको पता रहेगा कि इसका मतलब क्या है, जिससे आप जो है स्टॉक मार्केट को और अच्छे से समझने लगोगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। सबसे पहले बात करें, पहला टर्म्स आता है सेंसेक्स। यहाँ पर सेंसेक्स की डेफिनेशन है, सेंसेक्स जिसे सेंसिटिव इंडेक्स भी कहा जाता है, एक ऐसा स्टॉक मार्केट इंडेक्स है जो बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक मार्केट का हिस्सा है। सेंसेक्स बीएसई पर लिस्ट किए गए टॉप 30 कंपनीज के आधार पर तैयार किया जाता है। ठीक है, टॉप 30 कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर तैयार किया जाता है। तो विद एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो ये है सेंसेक्स। ठीक है, इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ टॉप 30 कंपनीज है। ठीक है, अब आप कहोगे सेंसेक्स क्या है, पहले तो ये बताओ। ठीक है, सेंसेक्स क्या है? एक इंडेक्स है। और किसका इंडेक्स है? बीएसई का। अब आप कहोगे बीएसई क्या है? ठीक है, इसको ध्यान से समझना। देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर ना दो बड़े एक्सचेंज है, एक्सचेंज जिसके अंदर स्टॉक मार्केट वर्क करता है। एक है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है बीएसई, इसको बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सेंसेक्स जो है ना बीएसई का पार्ट है। ठीक है, बीएसई का पार्ट है, एनएसई का नहीं। एनएसई का निफ्टी 50 है, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सेंसेक्स रिप्रेजेंट करता है आज मार्केट कैसा चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। सेंसेक्स आप देखोगे यहाँ पर दिख रहा है 81,463 रुपये, और यहाँ पर दिख रहा है माइनस हुआ है 721 पॉइंट, यानी 0.88%। इसका मतलब क्या हुआ? तो अगर आप सेंसेक्स देख रहे हो ना, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि आज इंडिया की जो टॉप 30 कंपनीज स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट है ना, वो एवरेज 0.88% माइनस हुई है। देखो, एक कंपनी हो सकता है 1.5% माइनस हुई, जैसे आप देखो टाटा स्टील 1.5% माइनस है, ट्रेंड का जो है 2.25% माइनस है, टाटा टेक महिंद्रा जो है 2.5% माइनस है। ठीक है, 2.5% माइनस है। तो आप देखोगे कुछ तो भाई 1.5-2% से भी ऊपर माइनस है, लेकिन ये वाले आप देखोगे एशियन पेंट 0.68% ही माइनस है। तो इन 30 कंपनियों का जो एवरेज है ना, वो आता है निकल के 0.88। तो आज के दिन जो है टॉप 30 कंपनीज जो है ना 0.88% माइनस है आज के दिन। ठीक है, तो सेंसेक्स क्या है? मिरर इमेज है ये टॉप 30 कंपनीज की। तो अगर आपको टॉप 30 कंपनीज का अनुमान लगाना है ना, तो सिंपली जाकर आप सेंसेक्स को देख लो कि सेंसेक्स कितना माइनस है। दैट मीन्स टॉप 30 कंपनीज ऐसा परफॉर्म कर रही है आज के दिन। ठीक है, तो आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा सेंसेक्स क्या है। सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। तो सेंसेक्स के अंदर जो भी आप एक्टिविटी देखते हो, कितना परसेंट माइनस हुआ प्लस हुआ, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि टॉप 30 कंपनीज में आज कैसा मूवमेंट रहा है। और ये जो है बीएसई का पार्ट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सेकंड नंबर पर आता है निफ्टी। निफ्टी जो है ना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का पार्ट है, जैसे मैंने भी आपको बताया था एनएसई का पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर निफ्टी के अंदर जो है टॉप 50 कंपनीज आती है। ठीक है, टॉप 50 कंपनीज आती है जिसके आधार पर जो है निफ्टी वर्क करता है। ऐसे जैसे मैंने आपको सेंसेक्स का एग्जांपल दिया था, वैसे ही मैं आपको जो है निफ्टी का भी एग्जांपल दे देता हूँ। तो निफ्टी के अंदर हम आएंगे तो आप देखोगे निफ्टी जो है 0.90% माइनस हुआ है। ठीक है, सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनीज आई थी, तो इसके अंदर टॉप 50 कंपनीज आती है। टॉप 50 कंपनीज आप देख सकते हो। मार्केट कैप यहाँ पर लिखा हुआ है, कंपनी का नाम है रिलायंस। रिलायंस नंबर 1 कंपनी है पूरे स्टॉक मार्केट की, जिसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर आप नंबर देख सकते हो, 18,83,855 करोड़ इसका जो है मार्केट कैप है। ठीक है, मार्केट कैप क्या होता है वो आगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए आपको समझना है सबसे बड़ा मार्केट कैप जिस कंपनी का है वो बड़ी कंपनी है। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, ये टॉप कंपनीज है। ऐसे आप ग्रो के अंदर मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ, तो जो आप देखोगे टॉप 50 कंपनीज जो है ना, वो जो है निफ्टी 50 के अंदर आती है। अगेन मैं वापस आ जाता हूँ, निफ्टी जो है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंडर आती है, और इसके अंदर टॉप 50 कंपनी आती है। सिमिलर टू सेंसेक्स, ये भी रिप्रेजेंट करती है कि आज 50 कंपनी जो है इंडिया की, वो किस तरीके से काम कर रही है। अब आता है चौथे नंबर पर आईपीओ। आईपीओ क्या होता है, इसको मैं आपको सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, देन मैं आपको विद एग्जांपल बताऊंगा। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कंपनी पहली बार पब्लिक के लिए ऑफर होती है, यानी कि उनको शेयर्स ऑफर करती है, तो उसको आईपीओ कहा जाता है। ठीक है,
जब कंपनी को फंड की ज़रूरत होती है तो वो खुद को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाती है। आईपीओ जारी करने के बाद कंपनी के शेयर्स में आप बाय और सेल कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एक कंपनी जो होती है ना, जब स्टार्ट होती है उसके बाद जब बड़ी कंपनी बन जाती है तब उसको चाहिए होता है बड़ा कैपिटल। ठीक है, बड़ा कैपिटल। ठीक है, अब वो इन्वेस्टर्स के पास नहीं जाती है, अब वो जाती है शेयर मार्केट के अंदर पब्लिक के पास। पब्लिक के पास जाने के लिए, पब्लिक से पैसा लेने के लिए उसको जाना पड़ता है स्टॉक मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट के अंदर, तो स्टॉक मार्केट के अंदर अपना शेयर्स लिस्ट करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, आईपीओ के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, आईपीओ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता है, मैं आपको बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कंपनी एटलीस्ट 10 साल पुरानी होनी चाहिए। ठीक है, और एक पर्टिकुलर होता है नंबर उस मार्केट कैप के अंडर आनी चाहिए। ठीक है, वो 3 टाइप की कंपनी होती है, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। तो वो किस कैपिटलाइजेशन के अंडर आती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आईपीओ लाती है। ठीक है, तो आईपीओ आपको समझ में आ गया। ठीक है, जब भी कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर आती है तो वो आईपीओ लेकर आती है। अब आईपीओ लाने के बाद क्या होता है, सबसे पहले कंपनी जो है ना वो बताती है कि उसका उद्देश्य क्या है आईपीओ लाने का, मतलब क्या पर्पस है उसका पैसा जुटाने का पब्लिक से। ठीक है, पर्पस बताया जाता है, ऑब्जेक्टिव बताया जाता है, फिर वो कंपनी के वो सारे डॉक्यूमेंट्स आईपीओ डॉक्यूमेंट्स के अंदर अवेलेबल होते हैं, जिसमें आप कंपनी का सेक्टर, कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फंडामेंटल टेक्निकल्स देख सकते हो, और आने वाले साल में किस तरीके से वो ग्रो करने वाला है, उनके प्लान्स, उनके कॉन कॉल्स और वो सारी चीज़ें देख सकते हो जो आपको मतलब आपको लगता हो कि हाँ भाई ये कंपनी अच्छी है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आईपीओ अप्लाई करने के बाद कंपनी के पास जो है पब्लिक से पैसा चला जाता है, और उसके बाद जैसे वो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट होता है ना आईपीओ, ठीक है, उस कंपनी का आईपीओ स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट होता है तो वो शेयर्स लिस्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक तरीके से शेयर्स लिस्ट हो जाते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, जिसको आप बाय और सेल भी कर सकते हो, चाहे वो इंट्राडे हो, डिलीवरी हो, तो आप जो है उसको बाय और सेल कर सकते हो। इसके बाद आता है नेक्स्ट टर्म म्यूचुअल फंड। देखिए म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड वैसे तो बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ नहीं है समझाने के लिए, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, म्यूचुअल फंड एक निवेश वाहन है जिसमें आप अपने पैसे को अलग अलग कंपनी, स्टॉक, बॉन्ड या सिक्योरिटीज़ में निवेश कर सकते हो। देखो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से बताना चाहूँगा इसको। एक होता है आपने ना बैंक में यूजुअली एफडी करवाई होगी। ठीक है, एफडी में क्या होता है, आपका फिक्स डिपॉजिट हो जाता है। जैसे 1 लाख का एफडी है, बैंक वाला आपको बोलता है कि 6% का इंटरेस्ट हर साल मिलेगा, जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, आपको कोई टेंशन नहीं होती है। अब आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है, एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है, ठीक है, जो बोलता है कि आप हमारे को पैसा दो, हम जो है उस पैसे को यूज़ करके हम इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। अब वो इन्वेस्टमेंट्स क्या हो सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है वो, यानी कि कंपनीज के शेयर्स भी खरीद सकता है, जैसे रिलायंस हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गया। ठीक है, दूसरा बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जिसे बोलते हैं। ठीक है, उसे बॉन्ड कहा जाता है, उसमें भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, और भी अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट टाइप होते हैं जिसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जैसे ETF होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट टाइप होते हैं, उसमें वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो मोटा मोटी म्यूचुअल फंड क्या करता है ना, आपसे पैसा लेता है। जैसे आपने 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब आपका 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट मैनेजर ना, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो म्यूचुअल फंड का एक डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है। तो आपका जो है म्यूचुअल फंड में पैसा किस तरीके से लगता है, जैसे आपने 1 लाख रुपए लगाया ना, तो वो आपके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ रहता है कि वो म्यूचुअल फंड आपका किन सिक्योरिटीज़ में या फिर किस प्रोडक्ट टाइप में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, जिससे आपको जो है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं म्यूचुअल फंड के सेक्शन में आ गया, तो यहाँ पर आप देखोगे पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स हैं, तो आप यहाँ पर जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल जाएगी सारी चीज़ें, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, SID। ठीक है, वैसे तो मैं आपको वापस से समझा देता हूँ म्यूचुअल फंड में होता क्या है। देखो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जैसे ये म्यूचुअल फंड का नाम है बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसके अंदर क्या हो रहा है, ये बता रहा है कि टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, स्मॉल कैप वाले शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और वेरी हाई रिस्क है। ऑफकोर्स स्मॉल कैप वाले जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, स्मॉल कैप वाले जो शेयर्स होते हैं उसमें मोमेंटम ज़्यादा होता है, दैट्स वाई ये वेरी हाई कैटेगरी में आता है। अब देखो ये बता रहा है, सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लो कि अगर आप 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हो और जितने साल के लिए करते हो, तो अब ये आपको एस्टिमेटेड रिटर्न देता है बेस्ड अपॉन पास्ट परफॉर्मेंस, जो इसके लास्ट 10 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट, लास्ट 3 साल के अंदर जो परफॉर्मेंस रही है उसके अकॉर्डिंग ये जो है आपको रिटर्न बता रहा है। देखो 60% के आसपास रिटर्न, काफ़ी अट्रैक्टिव रिटर्न्स होते हैं। ठीक है, अब ये आपको इतना
एकदम ये आपको एकदम खोल के बता देता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये बता रहा है कि इन सिक्योरिटीज़ के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। होल्डिंग्स है 186 सिक्योरिटीज़ के अंदर ये म्यूचुअल फंड जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये 186 ये सारी सिक्योरिटीज़ हो गई, और आपको एक ग्राफ के थ्रू भी बता रहा है कि अभी उस म्यूचुअल फंड ने कितना परसेंट जो है इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो जैसे सपोज करो 100%, जैसे 1 लाख रुपए है टोटल म्यूचुअल फंड के पास, ठीक है, तो उसमें से 83.5% जो है उसने इन्वेस्टमेंट कर रखे है, 16.4% उसने कैश रख रखा है। अब देखो कैश रखने के पीछे कुछ रीजंस होते हैं। जैसे कैश वो रखते हैं, कभी ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर मार्केट उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे, यानी कि डिप में उनको बाय करने का मौका मिले, तब वो जो है इस कैश का यूज़ करते हैं। इसीलिए म्यूचुअल फंड हमेशा कैश रखते हैं, ताकि कभी भी ऐसी सिचुएशन ना हो कि ना उनको बाय करने का मौका तो मिले लेकिन पैसा ना हो, तो इसीलिए वो कैश रखते हैं। तो 16.4% का कैश है, दैट मीन्स अगर मार्केट नीचे आता है तो इनको लगता है ये जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है इक्विटी के अंदर, उनको एवरेज करना है या फिर नई इक्विटीज़ बाई करनी है, तो वो इस कैश का यूज़ कर लेते हैं आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देखो सेक्टर वाइज भी यहाँ पर अलोकेशन दिखाई हुई है कि किस सेक्टर में कितना पैसा उन्होंने लगा रखा है। तो अगर आप अपना 1 लाख रुपये लगाते हो, 10,000 रुपये भी लगाते हो या 1,000 रुपये भी लगाते हो ना, तो आपका पैसा इन सब सिक्योरिटीज़ में एक साथ लगने वाला है बेस्ड अपॉन ये जो सेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये सारे सेक्टर्स में आपका पैसा लगने वाला है। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सपेंस रेशोज, एग्जिट लोड और टैक्स, इसके बारे में आपको डिटेल्स दी हुई है। एक्सपेंस रेशोज मतलब जो हर साल आपके 0.38% चार्ज होता रहेगा जो भी आप कैपिटल लगा रहे हो उसका। एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रिडीम विद इन 1 ईयर। अगर आप आज पैसा लगा रहे हो और 1 साल के अंदर आप विड्रॉ भी कर रहे हो तो 1% का एक्स्ट्रा आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के 1 दिन बाद भी या फिर कभी भी रिडीम कर रहे हो ना, तभी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। स्टाम्प ड्यूटी 0.005% लगेगी। तो ये बेसिक डिडक्शंस है या फिर चार्जेस है जो आपके ऊपर अप्लाई होंगे अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो। अब देखो लोग बाग बोलते हैं म्यूचुअल फंड क्यों अच्छा है, वो एक सेपरेट वीडियो में मैंने बताया हुआ है, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, वो वीडियो देख लेना, ठीक है। तो अभी के लिए हम यही समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट के तौर पे डाल सकते हो, और वो जो है पैसा स्टॉक्स में, बॉन्ड में, सिक्योरिटीज़ में या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट मैनेजर बता रखा है फंड डॉक्यूमेंट के अंदर, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। छठा आता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पब्लिक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है, ठीक है। वही चीज़ कि जो भी कंपनीज के शेयर्स स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं वो आईपीओ लेकर आते हैं। तो शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट एक ऐसी मंडी है जहाँ पर हर तरह की सब्जियाँ मिलती हैं। जैसे हर तरह की सब्जियाँ मिलती है मंडी के अंदर, वैसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर हर सेक्टर के कंपनीज मिल जाएगी जिनके अंदर आप जो है पैसा लगा सकते हो, उसको खरीद सकते हो, उसको बेच सकते हो, ठीक है। तो शेयर मार्केट एक तरीके से मंडी है जहाँ पर आपको हर तरीके की सब्जी मिलेगी, ठीक है। साथ तो आता है डिविडेंड। जब किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी उस प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर के साथ बांटती है, उसे डिविडेंड कहा जाता है। देखो डिविडेंड बोलने में थोड़ा सा डिफरेंट टर्म है, इसको बोनस ही बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन बोनस अलग चीज़ होती है, डिविडेंड अलग चीज़ होती है। देखो शेयर मार्केट के अंदर डिविडेंड का मतलब होता है एक कंपनी में, जैसे सपोज करो आपने रिलायंस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अब रिलायंस का एनुअल रिजल्ट आता है दिसंबर को, ठीक है, और उसमें उसको अच्छा प्रॉफिट हो जाता है कंपेरेटिवली प्रीवियस ईयर या फिर प्रीवियस क्वार्टर या फिर एम ही मान लो, उसको एक अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। अब वो कंपनी का मैनेजमेंट सोचता है कि हम हमारे शेयर होल्डर्स जिन्होंने हमारे ऊपर इतना बिलीव किया हुआ है, जिन्होंने हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, हमारे स्टॉक के अंदर बाय किए हुए हैं, उनको हम देते हैं एक डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? एक बोनस अमाउंट, ठीक है। जैसे आपके पास रिलायंस के 10 शेयर्स है ना, तो वो मैनेजमेंट डिसाइड करता है, वो कुछ भी अमाउंट हो सकता है कि हम जो है 3 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दे रहे हैं। तो 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपके पास जितने स्टॉक्स है, जैसे 10 स्टॉक्स है, तो 3 × 10 किलो 30 रुपये का आपको जो है डिविडेंड मिलेगा, और ये डिविडेंड आपको सीधा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। जैसे आपको सैलरी क्रेडिट होती है ना, वैसे ही जिस दिन ये डिविडेंड अनाउंस होता है उस दिन को बोलते हैं एक्स डेट। उस दिन के 15 दिन के अंदर जो है आपको जो है ये डिविडेंड अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो इसको एक एक्स्ट्रा इनकम बोलते हैं, एक बोनस इनकम बोलते हैं। तो कंपनी जब अपने रिजल्ट से खुश हो जाती है या फिर उसका रिजल्ट अच्छा होता है या फिर उसको मुनाफा अच्छा होता है, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को पैसा बांटती है, जिसे डिविडेंड के फॉर्म में बांटा जाता है। तो इसे कहा जाता है डिविडेंड। अब नेक्स्ट आता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर अंडरलाइन एसेट जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटीज़, करेंसी के मूल्य के आधार पर, उतार चढ़ाव के आधार पर ट्रेड किया जाता है। तो ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना स्टॉक, ठीक है, जैसे एक स्टॉक है सिप्ला। डेरिवेटिव का मतलब होता है 2 चीज़, ध्यान से समझना।
पहला फ्यूचर, दूसरा ऑप्शंस, FNO जिसे बोलते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों के प्रोडक्ट टाइप को डेरिवेटिव बोला जाता है। ठीक है, दोनों जो है डेरिवेटिव प्रोडक्ट टाइप के अंदर आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर आ देता हूँ FNO। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कॉल ऑप्शन दिख रहा है ना। कॉल ऑप्शंस में आप देखोगे सिप्ला 1560 कॉल, यानी कि सिप्ला का अभी करंट प्राइस चल रहा है 1530। अगर सिप्ला 1560 के ऊपर आ जाता है ना, तो ये जो आपको प्राइस देख रहे हैं ना 11.75, ये बढ़कर अकॉर्डिंगली हो जाएगा, इसका डबल भी हो सकता है। ठीक है, ट्रिपल भी हो सकता है, और जितना भी हो सकता है, जितनी स्पीड से इसका प्राइस ऊपर जाएगा उतनी स्पीड से इस कॉल का प्राइस ऊपर जाएगा। और इसी के आधार पर पुट भी होता है, दो होती है कॉल और पुट, है ना। वो हम आगे भी समझेंगे ऑप्शन जब आएगा उसके अंदर। तो पुट यानी कि आप नीचे के साइड देख रहे हो इसके प्राइस को। अगर आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि सिप्ला जो है 1510 आने वाला है, तो 1510 का आप जो है यहाँ पर पुट ले लोगे। ठीक है, यहाँ पर दिख नहीं रहा, 1500 का मान लो, 1500 का जो है आप यहाँ पर पुट ले लोगे। और अगर प्राइस नीचे आता है ना, तब तो आपका ये वाला जो इसका प्राइस दिख रहा है 8.90, ये बढ़ जाएगा। और अगर इसका प्राइस ऊपर जाता है सिप्ला का, तो ये जो है और माइनस हो जाएगा। तो ऑप्शंस में क्या होता है, आपका अंडरलाइन, आप जो ट्रेड करते हो वो अंडरलाइन होती है किसी स्टॉक की, बॉन्ड की। ठीक है, तो आप जो इसको ट्रेड कर रहे हो ना, ये किसकी अंडरलाइन है, इस स्टॉक की, जो जिस स्टॉक के आधार पर ये मूव कर रहा है। ठीक है, पुट और कॉल किसके आधार पर मूव कर रही है, इस स्टॉक के आधार पर। तो इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसमें अंडरलाइन एसेट्स के मूल्य के आधार पर उतार चढ़ाव होता है और उसके अंदर ट्रेड किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ऑप्शंस वर्क करता है। ठीक है, बाकी और आगे हम समझने वाले हैं। नेक्स्ट आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें शेयर्स को एक ही दिन में खरीदा और बेचा जाता है। सिंपल है, एक ही दिन में आप सिप्ला को बाय करते हो, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है जैसे आप बाय करते हो, तो इंट्राडे का एक फीचर भी आता है यहाँ पर। इसमें क्या होता है, सुबह मार्केट ओपन होता है 9:15 पर, मार्केट क्लोज होता है 3:30 पर। ठीक है, दिन में। ठीक है, तो आप जो है सिप्ला को बाय करते हो आज ही के दिन, चाहे आप 9:15 पे बाय कर रहे हो, 11 बजे बाय कर रहे हो, 12 बजे बाय कर रहे हो, लेकिन आप सेम डे पर ही सेल कर देते हो ना उसको, तो उसको बोलते हैं इंट्राडे, मतलब एक ही दिन में बाय और सेल करना। ठीक है, सिंपल। अब नेक्स्ट आता है ब्लू चिप स्टॉक्स। ब्लू चिप स्टॉक्स जिन कंपनियों के स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर किया जाता है, जिनमें स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, ब्रांड रिकॉग्निशन और मार्केट डोमिनेंस होता है। देखो यार, ब्लू चिप स्टॉक्स का मतलब वो स्टॉक्स होते हैं, वो कंपनीज होती है जिन कंपनियों का मार्केट में बहुत बड़ा दबदबा होता है। फॉर एग्जांपल रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक। क्या होता है, इन कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत स्टेबल होते हैं। पास्ट 15-20 सालों के आप देखोगे तो एक कंसिस्टेंट वे में ऊपर चल रहे होते हैं, मतलब पिछले क्वार्टर से कंपैरेटिवली जो है एक अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं ये हर क्वार्टर, हर ईयर टू ईयर। ठीक है, तो उन स्टॉक्स को आप लॉन्ग टर्म के लिए जो है कंसीडर कर सकते हो, और उन स्टॉक्स के अंदर आप और भी लॉन्ग टर्म विजन देखते हो कि हाँ आने वाले सालों में ये और अच्छा परफॉर्म करेगी। और इसके अलावा ब्लू चिप स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिसमें आपको कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ ये कंपनीज एक अच्छा स्टेबल कंपनी है, कंट्री के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही है आने वाले सालों में और ऊपर जाने वाली है, और इनके बंद होने के चांसेस काफ़ी कम हैं, इनके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वो ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो एक अच्छा आपकी मार्केट प्रेजेंस रखते हैं और एक अच्छे तरीके से जो है परफॉर्म करती है, तो उन स्टॉक्स को कहा जाता है ब्लू चिप स्टॉक्स। कुछ एग्जांपल मैं बताऊं तो रिलायंस है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, TCS है, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज। तो ये अचानक से बंद नहीं हो सकती है और इनके रिजल्ट्स भी अचानक से डाउन ट्रेंड में नहीं आ सकते, क्योंकि ये धीरे धीरे अपने साइज़ को भी बढ़ाते जा रहे हैं। इसके अलावा ये धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को भी एक्वायर करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, नए नए इनोवेशन भी करते हुए जा रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स में भी घुसते हुए जा रहे हैं, तो इनका मार्केट कैप भी बढ़ता जाएगा और इनका फाइनेंशियल्स भी इंप्रूव होते जाएंगे, और आने वाले टाइम में इनका जो है ओवरऑल मार्केट में दबदबा भी जो है बढ़ने लगेगा। तो ऐसे स्टॉक्स में आप जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन स्टॉक्स को बोलते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स। अब बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। नेक्स्ट टर्म है हमारा 11वें नंबर का फंडामेंटल एनालिसिस। क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस? एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जिसमें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपटीटिव पोजीशंस और इंडस्ट्री ट्रेंडिंग के आधार पर उसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट किया जाता है। देखो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, सिंपल सा सपोज करो एक एग्जांपल के लिए हम रिलायंस को ही देख लेते हैं। रिलायंस के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे, कंपटीटिव पोजीशंस यानी कि पिछले क्वार्टर, उससे भी पिछले क्वार्टर, या फिर पिछले साल के सेम क्वार्टर। जैसे अभी हम जून 2025 की बात कर रहे हैं, तो जून 2024 में क्या रिजल्ट था और जून 2025 में क्या रिजल्ट है,
ठीक है। एक तो ये हो गया ईयर टू ईयर कंपैरिजन, ठीक है। एक होता है क्वार्टरली कंपैरिजन, यानी कि जून से पहले जो क्वार्टर आता है मार्च का, ठीक है, मार्च में कैसे नंबर्स थे और जून में कैसे नंबर्स है, तो ये होता है क्वार्टरली कंपैरिजन। तो इन दोनों को जो है कंपेयर किया जाता है। इसके आधार पर जो हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। तो आप जो है बेसिकली इंडस्ट्री के ट्रेंड को भी ध्यान में रखते हो, इसके अलावा आप फ्यूचर परफॉर्मेंस को भी आप प्रिडिक्ट करते हो कि हाँ भाई ऐसा तो रिजल्ट रहा है और अभी जो है इस सेक्टर में ऐसा ट्रेंड चल रहा है। और आप जो है जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, एक स्टॉक है वारी एनर्जीज़, ठीक है। वारी एनर्जीज़ में मैं सोचता हूँ कि भैया इसको ना ऑर्डर्स काफ़ी सारे मिलते जा रहे हैं, तो भविष्य में ना इसका फाइनेंशियल्स और इम्प्रूव होते जाएंगे। जहाँ पर आज ये 100 रुपये कमा रही है ना, तो आने वाले टाइम में इसका रेवेन्यू भी बढ़ेगा, तो आने वाले टाइम में 120, 130, 140 रुपये कमाएगी, ठीक है। तो इसके फाइनेंशियल्स भी इम्प्रूव होंगे, कंपनी को एक अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं गवर्नमेंट से भी और अलग अलग कंट्रीज से भी, और इसके अलावा ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। तो इस चीज़ को जो हम एनालिसिस कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। आप जो है प्राइस को भी प्रेडिक्ट कर रहे हो, उसके इंडस्ट्री के ट्रेंड को भी अध्ययन कर रहे हो, इसके अलावा आप जो है उसके फाइनेंशियल्स को भी रिव्यू कर रहे हो। नेक्स्ट आता है टेक्निकल एनालिसिस। देखो टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस से एकदम डिफरेंट है। टेक्निकल एनालिसिस वो स्ट्रेटेजी होती है जिसमें आप जो है पास्ट मार्केट डेटा की प्राइस को और वॉल्यूम को स्टडी करते हो और फ्यूचर डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये वाला स्टॉक है BSE, ठीक है। आज ये 3.5% गिर गया, लेकिन अब मैं इसका चार्ट ओपन करता हूँ तो चार्ट आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब मैं इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखता हूँ। 1 डे के टाइम फ्रेम पर मतलब एक दिन की एक कैंडल। तो मैं देखता हूँ कि भैया 11 मार्च 2025 को ये जो है 1234 रुपये का था, फिर से अपना हाई लगाया 3000 रुपये का, फिर अब ये जो है 2454 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये जो है ऑल टाइम हाई से जो है अभी 20% नीचे आ चुका है। अब मैं सोचता हूँ कि नहीं, अभी तो ये और नीचे आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, ठीक है, 2077 तक जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर इस जगह पर पोजीशंस बनाऊंगा, यानी कि मुझे जो है इसको बाय करना है 2079 रुपये पर। और फिर मैं इसमें सोचता हूँ कि मुझे इतना टारगेट लेना है जिसका ऑल टाइम हाई है 3024 रुपये। तो ये जो स्टडी हम कर रहे हैं ना, इस पैटर्न्स को समझ रहे हैं, प्राइस एक्शन को समझ रहे हैं कि किस तरीके से कैंडल्स परफॉर्म कर रही है और आने वाले दिनों में किस तरीके से परफॉर्म करने वाली है, ठीक है। इसको इन डेप्थ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, लेकिन हम जो चीज़ प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना इसके कैंडल के बेसिस पे, उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, जो प्राइस और वॉल्यूम के आधार पर उसके फ्यूचर डायरेक्शन को प्रेडिक्ट किया जाता है और अपनी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, ठीक है, कि कब हमें एंट्री लेनी है, कब हमें एग्जिट लेना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब आता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स को ट्रेड किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज जैसे BSE NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके अंदर शेयर्स लिस्ट होते हैं। तो जो BSE और NSE है उसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट आता है मार्केट कैपिटलाइजेशंस। मार्केट कैपिटलाइजेशंस का अर्थ होता है किसी कंपनी का टोटल वैल्यू, यानी कि मूल्य। मार्केट कैपिटलाइजेशन एक कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स के मार्केट प्राइस के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। इससे पता चलता है कंपनी की वैल्यू कितनी है। देखो मार्केट कैपिटलाइजेशंस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप आओगे ओवरव्यू के अंदर, तो यहाँ पर आपको दिखेगा मार्केट कैप 99,664 करोड़ की कंपनी है, यानी कि इस कंपनी का जो टोटल मूल्य है ना, वो उसका मार्केट कैप रिप्रेजेंट करता है। तो उस चीज़ को बोलते हैं मार्केट कैप, ठीक है। उस कंपनी का ओवरऑल मूल्य जिसको कैलकुलेट किया जाता है उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स के आधार पर, ठीक है। अब आता है 15वां इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी ऑफ कोर्स आपने इक्विटी बहुत बार सुना होगा। इक्विटी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जो कंपनी के शेयर होल्डर्स को की ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपने कंपनी का शेयर लिया है ना, तो आपने उस कंपनी का एक इक्विटी ले लिया, एक पार्ट आप हो उस कंपनी का, क्योंकि आप उस कंपनी का शेयर होल्ड करते हो, आपने उसके अंदर पैसा लगा रखा है, तो आप भी उस कंपनी के मालिक हो। तो जो मालिकाना हक है ना, उस मालिकाना हक के टर्म को बोलते हैं इक्विटी, कि मैं इक्विटी होल्डर हूँ, ठीक है। तो इक्विटी इसे कहा जाता है। फ्यूचर ट्रेडिंग, जैसे हमने अभी FNO डिस्कस किया था, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स ट्रेडिंग एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें एक एग्रीमेंट के आधार पर निवेशक फ्यूचर में किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को बाय और सेल करने के लिए एग्री करते हैं।
वही चीज़ है जो अभी हम डिस्कस किए थे। ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर्स ट्रेडिंग को एक साथ समझेंगे, दोनों सिमिलर है। ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो खरीदा और विक्रेता को कुछ प्रीमियम राशि देकर निश्चित तारीख पर किसी स्ट्राइक प्राइस के आधार पर सिक्योरिटी को खरीदने और बेचने का अधिकार देती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल और पुट के ऑप्शन को खरीदा और बेचा जाता है। वही चीज़ जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ऑप्शन के अंदर क्या होता है, कॉल और पुट होता है, ठीक है, जिसमें एक निश्चित तारीख होती है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 31 जुलाई। अब सपोज करो BSE का स्टॉक 31 जुलाई को 2580 पर क्लोज हो गया, तो ये जो इसका प्राइस दिख रहा है ना 10.50 रुपये, ये जीरो हो जाएगा। यानी कि आपका ना स्टॉक प्राइस जो अंडरलाइन स्टॉक है इसका, ठीक है, जिसके आधार पर ये वर्क कर रहा है, वो आपकी फेवरेबल सिचुएशन में होना चाहिए। यानी कि अभी जैसे 2454 चल रहा है, तो 2454 जैसे सपोज करो 31 जुलाई को भी 2454 पे ही क्लोज होता है, 2450 पे क्लोज होता है। तो 2450 की जो 2450 की जो ऊपर की कॉल है ना, जैसे 2500, ये जीरो हो जाएगी। लेकिन 2400 की जो कॉल है ना, वो उसमें प्रीमियम रहेगा, मतलब उसका अमाउंट आपको दिखता रहेगा, उसका अकॉर्डिंगली जो है प्राइस मूव करेगा, जैसा आपको इसमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो ऑप्शंस में तो एक निश्चित तारीख के आधार पर जो है वो उसका प्राइस जो है डिक्रीज हो जाता है, जीरो हो जाता है, अगर आपके फेवर में नहीं रहता तो प्राइस, ठीक है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भी आप एक प्रेडिक्शन ही करते हो। ऑफकोर्स जैसे 2454 अभी चल रहा है, तो 2454 आप प्रेडिक्ट करते हो कि ये 2500 जाएगा, तो आप इसका जो है 2500 का फ्यूचर्स बाय कर लेते हो। तो जो भी मूवमेंट रहेगा उसके आधार पर आपको प्रॉफिट होता है। फ्यूचर्स में भी आपका जो है प्राइस आपके फेवर में रहना चाहिए, तभी जाके आपको जो है प्रॉफिट होगा, ठीक है। ऑप्शंस और फ्यूचर्स में अभी के लिए इतना ही समझेंगे, क्योंकि इन डेप्थ हम जाएंगे तो वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बुल मार्केट। बुल मार्केट क्या होता है, नाम से वो पता चल रहा होगा। बुल मार्केट एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पर ओवरऑल स्टॉक प्राइस में कंसिस्टेंट ग्रोथ होता है, ठीक है। बुल मार्केट उस स्थिति को कहा जाता है जब किसी वित्तीय बाजार में तेज़ी हो और तेज़ी आने की उम्मीद हो। यानी कि अभी हम कह दें कि अभी जो है निफ्टी जो है 25,000 पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में, यानी कि आने वाले 2 वीक के अंदर जो है 26,000 या 27,000 को टच करने वाला है, तो हम क्या कहेंगे कि बुल मार्केट आने वाला है। यानी कि एक अच्छा प्राइस एक्शन आपको देखने को मिलेगा, मार्केट भागने वाला है, ठीक है। तो उस चीज़ को कहा जाता है बुल मार्केट, यानी कि एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पर आप एक्सपेक्ट करते हो या फिर मार्केट एट प्रेजेंट परफॉर्म कर रहा होता है। यानी कि जैसे आज भी आप देखोगे मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, आज काफ़ी अच्छा बुलिश मार्केट था, ठीक है। उस चीज़ को जो है बुल मार्केट कहा जाता है। मार्केट एक अच्छा ग्रोथ कर रहा होता है तो उसे कहा जाता है बुल मार्केट, ठीक है। बियर मार्केट इसका एकदम अपोजिट। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा टूट रहा होता है, मार्केट में करेक्शन आ रही होती है, सेलिंग आ रही होती है, यानी कि एक पैनिक सिचुएशंस होती है और मार्केट कंटिन्यूसली जो है टूट रहा होता है, तो उसको बोलते हैं बियर मार्केट। जहाँ पर प्राइस जो है नीचे जा रहा होता है, या फिर आप प्रिडिक्ट करते हो आने वाले 1-2 सप्ताह में प्राइस और नीचे जाएगा, यानी कि कंसिस्टेंटली जो है प्राइस डिक्लाइन होता है, नीचे आता जाता है, चाहे वो स्टॉक का हो, इंडेक्स का हो, जो भी हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर एक ऐसा निर्देश है जो आपके ब्रोकर को ट्रेड करने के लिए दिया जाता है, जिसमें शेयर्स को वर्तमान बाजार कीमतों में खरीदने और बेचने को कहा जाता है। जैसे सपोज करो BSE है, BSE को मैं जैसे ये मैं ग्रो के अंदर अभी आपको दिखा रहा हूँ, प्राइस मैंने यहाँ पर डाल दिया कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसी पर, और मैं बाय पर क्लिक कर देता हूँ, तो इसको बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। यानी कि जो भी प्राइस चल रहा है ना, इसको मैंने जो मार्केट किया, इसी को बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। यानी कि जो भी प्राइस चल रहा है 2454, इसी पर मैं एग्री हूँ कि भैया मुझे तो इसी प्राइस पर ही बाय करके दे दो, तो इसको बोलते हैं मार्केट ऑर्डर, ठीक है। या था लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर सेम अभी यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि भैया मुझे ना 2454 रुपये में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जब ये 2410 रुपये पर आ जाए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2410। तो जैसे ही प्राइस 2410 को पर आता है, नीचे आता है, तो ये अपने आप बाय हो जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ मैं अपने ब्रोकर को कि भैया जब शेयर का प्राइस वो स्पेसिफिक प्राइस पर आ जाए तब उसको बाय कर देना, तो उसको बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस क्या होता है, बेसिकली स्टॉप लॉस होता है जब आपने उसको बाय कर लिया हो, उसके बाद ये अप्लाई होता है। सपोज करो आपने NSE को बाय कर लिया 2454 रुपये पर मार्केट प्राइस पर, ठीक है, बाय कर लिया। अब होता है कि भैया मुझे ना इसको सेल कर देना है अगर ये 2410 आ जाए तो, ठीक है। यानी कि मैं मैक्सिमम लॉस इसमें लेना चाहता हूँ, ये 2410 आ जाए वहाँ तक। 2410 से नीचे मुझे लगता है कि ये और नीचे आ सकता है, तो मैं इसको और नीचे नहीं देखना चाहता, मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं ले सकता, तो आप जो है स्टॉप लॉस ऐड कर देते हो 2410 का, उसे बोलते हैं स्टॉप लॉस। यानी कि आप एक निश्चित प्राइस पर आप उसको सेट कर देते हो कि इस प्राइस पर आते ही मेरा जो है ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। तो स्टॉप लॉस किसी सिक्योरिटी को उस वक्त बेचना या खरीदना जिसके लिए ब्रोकर को दिया गया निर्देश है एक ऐसा विशेष कीमत पर पहुंच जाती है, जब एक प्राइस एक विशेष प्राइस पर पहुंच जाती है जो आप डिसाइड करते हो। इसमें ब्रोकर निश्चित प्राइस पॉइंट पर पहुंचते ही शेयर्स को आपके कहने के अनुसार बेच देता है। यानी कि आपने बोला ना कि मुझे इसके नीचे नहीं देखना, तो निवेशक
अपने नुकसान को सीमित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यानी कि आप अपना एक लिमिटेड लॉस, जैसे आप सोचते हो ना कि इस ट्रेड के अंदर मैं मैक्सिमम 500 रुपये का ही लॉस ले सकता हूँ, तो वो चीज़ है। इस ट्रेड के अंदर मैं मैक्सिमम जो है इस प्राइस तक ही लॉस ले सकता हूँ, तो उस प्राइस को जो है आप फिक्स कर देते हो। नेक्स्ट आता है ब्रोकर। ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर एक ऐसा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने का ऑप्शन देता है, ठीक है। ये जो ब्रोकर है ना, यहाँ पर ग्रो है, ग्रो के अंदर आपको सारी चीज़ें दिख रही है ना, फीचर्स दिख रहे हैं, इंडेक्स दिख रहा है, स्टॉक्स दिख रहे हैं, जो भी बाय और सेल के इंस्ट्रक्शंस दिख रहे हैं, जो भी फीचर्स दिख रहे हैं वो सब ब्रोकर के अंदर। तो ब्रोकर क्या होता है? बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बाय और सेल कर सकते हो, स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें शेयर्स को एक ही दिन में खरीदा और बेचा जाता है। इसको इंट्राडे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वही चीज़ जो हमने इंट्राडे में डिस्कस की थी, डे ट्रेडिंग भी वही होती है। आप एक ही दिन के अंदर बाय और सेल करते हो, आप जो है इसको नेक्स्ट डे के लिए कैरी नहीं करते हो, यानी कि आप जो है सेम डे पर इसको क्लोज करते हो। बिड प्राइस क्या होता है? बिड प्राइस आपने बोला कि सपोज करो ये चल रहा है 2454 रुपये BSE का स्टॉक का प्राइस। आप बोल रहे हो कि भाई मैं इसको बाय करूँगा 2430 पर, तो आपने क्या किया? 2430 का बिड किया कि भैया मैं यहाँ पर 2430 पर ही इसको बाय करना चाहता हूँ। तो इसी ही को ही बिड बोलते हैं। किसी कीमत को पर खरीदार शेयर खरीदने के लिए तैयार है, मतलब आप जो है उस कीमत पर उस शेयर को खरीदने के लिए तैयार है, उसे बिड कहते हैं। आस्क प्राइस क्या होता है? आस्क प्राइस वह मूल्य बिंदु होता है जिसको विक्रेता यानी कि आप जो है सेल करने के लिए तैयार हो। तो ऐसे बिड और आस्क कंटिन्यूसली लगती रहती है। डेप्थ के अंदर दिखता है, यहाँ पर जो डेप्थ आपको दिख रहा है अभी ये डिसेबल है क्योंकि अभी मार्केट बंद हो चुका है, ठीक है। आफ्टर मार्केट ये डिसेबल हो जाता है। तो एट द सेम टाइम आप देखोगे ना डेप्थ के अंदर तो आस्क और बिड दोनों चल रही होती है। मतलब एक प्राइस पॉइंट पर ना बहुत सारे बायर्स भी होते हैं तो सेलर्स भी होते हैं। तो बायर्स क्या बोलते हैं? बिड लगाते हैं। सेलर्स होते हैं आस्क, यानी कि उनको इतना पैसा चाहिए, और बायर्स बोलते हैं कि भैया हम इतना देंगे। तो उसके आधार पर जो है इसका प्राइस मूव होता रहता है, ठीक है। इसके बाद आता है 32 नंबर का टर्म नेट एसेट्स वैल्यू, NAV। NAV क्या होता है? नेट एसेट्स वैल्यू, ठीक है। नेट एसेट्स वैल्यू क्या होता है? देखो, NAV का उपयोग आमतौर पर म्यूचुअल फंड, ETF और अन्य प्रकार के प्रोडक्ट टाइप की मूल्य की गणना और जांच के लिए किया जाता है। देखो म्यूचुअल फंड के अंदर आप कहोगे यार वो तो कैसे परफॉर्म कर रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? म्यूचुअल फंड में तो आपने एक लाख रुपए डाल दिया, लेकिन उसके अंदर जो प्राइस चल रहा होता है ना, जैसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर अभी क्या प्राइस चल रहा है? ये चल रहा है 118.66। तो ये जो 118.66 है ना, इसका NAV है, नेट एसेट्स वैल्यू। स्टॉक्स के अंदर जो प्राइस चल रहा होता है उसको स्टॉक प्राइस या मार्केट प्राइस बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर जो प्राइस चल रहा होता है इसको आपको बोलना होता है NAV, नेट एसेट्स वैल्यू। यानी कि इस म्यूचुअल फंड की नेट एसेट्स वैल्यू क्या है? ओवरऑल जो आपने इसका AUM है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, उसकी नेट एसेट्स वैल्यू क्या है? वो इतनी है। नेक्स्ट आता है लिक्विडिटी। देखो लिक्विडिटी बेसिकली क्या होता है? एक स्टॉक होता है, सपोज करो एक स्टॉक के अंदर कभी कभार आप देखते हो बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहता है, बहुत ज़्यादा बायर्स और सेलर्स होते हैं, बहुत क्विकली उसमें बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम के साथ में ट्रेड होता है। तो जो वॉल्यूम होता है ना, जो बहुत जल्दी जल्दी खरीदा और बेचा जाता है, ठीक है, कम समय में बहुत जल्दी जल्दी खरीदा और बेचा जाता है, उसे बोलते हैं लिक्विडिटी। कभी कभार आपने सुना होगा आज इस शेयर के अंदर अच्छी लिक्विडिटी है, मतलब कि अच्छे लेवल पर जो है बायर्स और सेलर्स एक्टिव है, बहुत सारा अमाउंट लेकर आ रहे हैं, बहुत सारा जो है वॉल्यूम के साथ में ट्रेड कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं लिक्विडिटी। यानी कि बहुत कम समय में खरीदा और बेचा जा रहा है उस स्टॉक को, उसकी लिक्विडिटी उतनी ही अधिक हो जाती है, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है जिसमें किसी एक सेक्टर में निवेश करने के बजाय अन्य अलग अलग क्षेत्रों में वित्तीय साधनों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है ताकि जोखिम को कम किया जा सके। देखो डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? यानी कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, स्टॉक्स के अंदर कर रहे हो, तो आप अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स को चूज़ करते हो। जैसे आप फार्मा के स्टॉक्स को चूज़ करते हो, ठीक है, बी रेडी को सेलेक्ट कर लेते हो। फिर आप जो है ऑयल कंपनी का एक स्टॉक लेते हो, रिलायंस ले लेते हो, ठीक है। फिर आप जो है एक एंटरटेनमेंट कंपनी का स्टॉक ले लेते हो, जी एंटरटेनमेंट ले लेते हो, ठीक है। उसके अलावा आप एक जो है बैंकिंग कंपनी का स्टॉक ले लेते हो, ICICI बैंक। तो आप जो है क्या कर रहे हो? अपने पैसे को डाइवर्सिफाइड कर रहे हो, अलग अलग सेक्टर्स में डाल रहे हो, जिससे अगर कोई सेक्टर ख़राब परफॉर्म करता है ना, तो बाकी सेक्टर्स तो एटलीस्ट अच्छा परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोविड में सारे सेक्टर्स ख़राब परफॉर्म करते थे, लेकिन फार्मा सेक्टर्स एकदम भाग रहा था। क्यों? क्योंकि सारे जो है सेक्टर्स का काम धंधा बंद हो रहा था, लेकिन फार्मा सेक्टर्स का काम चल रहा था, क्योंकि उन दिनों दवाइयाँ बिक रही थी, उन दिनों हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा वर्कलोड भी था और उनकी डिमांड भी बढ़ रही थी। तो जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है ना, उस चीज़ का प्राइस भी बढ़ता है। तो इसीलिए जो है आपका जोखिम को कम करने के लिए आप जो है डाइवर्सिफाइड करते हो अपने पोर्टफोलियो को, और उस चीज़ को बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। यानी कि आप उस स्ट्रेटेजीज का यूज़ कर रहे हो जहाँ पर आप अपने पैसे को चारों तरफ फैला रहे हो। अब
अब नेक्स्ट आता है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी एक मैट्रिक है जो बताता है कि किसी शेयर्स और सिक्योरिटी के प्राइस में कितना उतार चढ़ाव हो रहा है। देखो वॉलेटाइल एक ऐसा टर्म है जहाँ पर वॉलेटाइल मतलब बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। जैसे सपोज करो यहाँ पर हम एक स्टॉक को ओपन कर लेते हैं, इटर्नल जोमेटो। तो आप देखोगे ये पहले 313 था, फिर ये आया 307 रुपये आज ही एक ही दिन के अंदर, फिर 307 से वापस ये आ गया 313 314 रुपये, फिर वापस ये क्लोज हुआ 310 पे। मतलब इस शेयर्स के अंदर जो आज उतार चढ़ाव हुआ है ना, 313 से 310 फिर 315 फिर ये क्लोज हुआ 310, तो इस उतार चढ़ाव को क्या बोलते हैं? वॉलेटिलिटी। यानी कि ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल्ड है, यानी कि ऊपर या नीचे बार बार जा रहा है। तो इस चीज़ को बोलते हैं, इस प्राइस एक्शन को बोलते हैं वॉलेटिलिटी। ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म आता है बायबैक। जब कंपनी अपने शेयर्स को पुनः खरीदती है, वापस खरीदती है, तो उसे बायबैक या पुनः खरीद कहा जाता है। देखो फॉर एग्जांपल रिलायंस है, रिलायंस के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आप आओगे ना, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रमोटर्स। प्रमोटर्स क्या होते हैं? कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लोग। इसमें वो सब लोग आ जाते हैं जो कंपनी के से जुड़े हुए होते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़े हुए होते हैं। तो उनके पास कितना परसेंट है इस कंपनी का? 50.7% शेयर होल्डिंग वो रखते हैं। ठीक है। सपोज करो 50.7% से जो है यहाँ पर घटकर हो जाता है 40.07%, यानी कि 10% जो है यहाँ पर प्रमोटर्स ने सेल कर दिया अपना, लेकिन वो वापस से प्लान बनाते हैं इसको वापस से बाय करने का, इस शेयर्स को वापस से बाय करते हैं वो। ठीक है। तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं बायबैक, यानी कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, वो वापस से जो अपने शेयर्स को खरीदते हैं उसे बोलते हैं बायबैक। ठीक है। नेक्स्ट आता है मार्केट करेक्शन। मार्केट करेक्शन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पर स्टॉक्स ओवरऑल अपनी कीमतों से अचानक से गिरावट की ओर जाने लगते हैं, यानी कि गिरावट आती है। देखो मार्केट करेक्शन वही होता है बियर मार्केट जब होता है, जब मार्केट टूटने लग जाता है, कंटिन्यूसली टूटता रहता है। फॉर एग्जांपल अक्टूबर 2024 से लेके अप्रैल 2025 तक कंटिन्यूसली टूटा था, कोविड के टाइम पे कंटिन्यूसली टूटा था, तो उसे मार्केट करेक्शन बोलते हैं, या फिर ट्रेंड रिवर्सल बोलते हैं, बियर ट्रेंड बोलते हैं, या फिर आप उसे कहते हैं कि अभी जो है मार्केट का कंडीशन सही नहीं है। ठीक है। जो मार्केट टूटता है ना उसको बोलते हैं मार्केट करेक्शन। करेक्शन का मतलब क्या हो गया कि वो ऊपर से करेक्ट कर रहा है, अपने प्राइस जो भी उसने अपना हाई लगाया उससे करेक्ट होकर नीचे की साइड आ रहा है, उसे बोलते हैं मार्केट करेक्शन। ठीक है। 39 नंबर का टर्म आता है कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है? एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन जिसमें किसी शेयर्स के प्राइस मूवमेंट को कैंडल स्टिक्स के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। यानी कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक रेड दिख रही है, फिर रेड दिख रही है, फिर ग्रीन, ये जो कैंडल बन रही है ना, इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है? ग्रीन मतलब पॉजिटिव, यानी कि प्राइस ऊपर गया है, रेड मतलब नीचे गया है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? कैंडलस्टिक चार्ट, यानी कि प्राइस मूवमेंट के अंदर कैंडल्स को दिखाया जाता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशंस होती है। नेक्स्ट आता है हमारा मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज एक ऐसा टेक्निकल इंडिकेटर है जिसमें स्टॉक प्राइस का एवरेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट किया जाता है ताकि फ्यूचर प्राइस के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट किया जा सके। देखो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है? एक ऐसा टेक्निकल इंडिकेटर है। देखो टेक्निकल तो ये पूरा चार्ट हो गया, इंडिकेटर यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर आप लिखोगे मूविंग एवरेज, तो यहाँ पर जो आ रहा है ना मूविंग एवरेज, डबल, ट्रिपल, मल्टीपल, तो इन सब के अलग अलग यूज़ केस होते हैं। अभी के लिए हम जो है डबल को यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो वापस से पढ़ना है इसको, जिसमें स्टॉक प्राइस के एवरेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम को कैलकुलेट किया जाता है ताकि फ्यूचर्स के डायरेक्शन को प्रिडिक्ट किया जा सके। तो देखो यहाँ पर ना स्टॉक प्राइस यानी कि कैंडल्स जो बनी है ना, इनको प्रिडिक्ट किया हुआ है, और इसके आधार पर यहाँ पर जो है ये रेड और ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ये है मूविंग एवरेज, कि इसके आधार पर अब जो है ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये नेक्स्ट कैंडल कैसे बनेंगी। तो अगर आप टेक्निकल्स पे काम कर रहे हो ना, टेक्निकल्स के आधार पर स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हो या फिर प्राइस में आप बाइंग और सेलिंग कर रहे हो, तो आपको ये आना बहुत ज़रूरी है मूविंग एवरेज को कैसे यूज़ करते हैं। आपके अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है, हो सकता है आप इसको यूज़ नहीं करते हो, उसके अलावा दूसरे तरीके से आप जो है प्राइस को समझ सकते हो, लेकिन ये भी एक अच्छा तरीका है। मूविंग एवरेज के द्वारा आप समझ सकते हो कि फ्यूचर्स के कैंडल्स की प्राइस किस तरीके से बनने वाली है। ठीक है। लास्ट है हमारा सेक्टोरिकल इंडाइसिस। जब किसी एक सेक्टर को चुनकर उस सेक्टर के बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी का एक इंडेक्स बना दिया जाता है तो उसे बोलते हैं सेक्टोरिकल इंडेक्स। यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी ऑटो है, यहाँ पर निफ्टी SMG है, निफ्टी मेटल है, फार्मा है। फार्मा का एग्जांपल समझते हैं।
यानी कि निफ्टी फार्मा बना दिया। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वो सारे फार्मा स्टॉक्स है जो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है, फार्मा सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या कहा जा रहा है, सेक्टोरिकल इंडाइसेस। तो ये क्या हो गया, सेक्टोरिकल इंडाइसेस हो गया। निफ्टी मेटल, ऑटो में क्या है, वो सारे ऑटो वाले सेक्टर के स्टॉक्स, आईटी यानी कि वो सारे आईटी के स्टॉक्स मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो आप देखोगे TCS, इन्फोसिस, HCL, विप्रो, LLT माइंट्री, टेक महिंद्रा, ये सारे कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं, आईटी सेक्टर से। तो इन सबका एक सेक्टर बनाया जाता है, ठीक है। तो मतलब अब जितने भी आईटी के स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे ना, तो उसके बेसिस पे निफ्टी आईटी ये परफॉर्म करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आज 1.42% अगर ये टूटा है, तो मतलब ऑन एवरेज सारे आईटी के स्टॉक्स 1.42% टूटे हैं, ठीक है। तो उस इंडेक्स को क्या कहा जाता है, सेक्टोरिकल इंडाइसेस, ठीक है। लास्ट आता है यहाँ पर SIP टर्म। SIP क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। देखो इस लैंग्वेज को भूल जाओ, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। SIP क्या होता है, आपने बहुत सुना होगा, म्यूचुअल फंड में SIP कर लो, स्टॉक्स में भी SIP होती है, हर इन्वेस्टमेंट चीज़ में SIP होती है। SIP एक साइकोलॉजिकल चीज़ होती है। आप फिक्स कर लेते हो कि हर महीने 5 तारीख को, 4 तारीख को, 1 तारीख को, जो भी आप तारीख आप डिसाइड कर लेते हो, उस तारीख को मेरा पैसा ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट हो जाए, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक्स हो, जिसमें भी आप चाहते हो, ठीक है। तो उस टर्म को जो है ना SIP कहा जाता है, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपने डिसाइड कर लिया है कि इस तारीख को मेरा पैसा ऑटोमेटिकली कट होके जो है इसमें डल जाए, उसको बोलते हैं SIP। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो ये था लास्ट टर्म। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको वो सारे टर्म्स जो इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं मैंने विद एग्जांपल, वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं विद एक्सप्लेनेशन आपको जो है लिख कर भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं उस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको अगर वीडियो सही में अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि मैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो को वॉच करने के लिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।